नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और हम बात करेंगे बैंकिंग की बात। मेरे साथ का ये तीसरा एपिसोड आज हम कर रहे हैं और इसमें जिन मुद्दों पर बात करेंगे वो है बैंकों में हो रहे फ्रॉड्स, बैंकों में घटता स्टाफ और बढ़ता बोझ। फिर स्विस बैंक का एक डाटा है, उसकी भी हम बात करेंगे और उसके साथ हम बात करेंगे लॉकर्स पर रिजर्व बैंक ने क्या बैंकों को नई गाइडलाइन और नई क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। जी हाँ, सबसे पहले 17 जून को एक मीटिंग होती है बैंक्स की, सीबीआई की और डीएफएस के अधिकारियों की बेंगलोर में, और उसका मुद्दा था कि बैंकों में जो हो रहे हैं फ्रॉड उनका रिव्यू। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई बैंक में जब भी कोई फ्रॉड होता है तो वो सीबीआई के पास जाता है, तो उसके ऊपर रिव्यू करने के लिए ये बैंक और सीबीआई और डीएफएस के अधिकारी बैठे थे कि उसको किस तरह से उस केस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, उसकी तह तक पहुंचा जाए और उसके ऊपर एक्शन जो भी है वो लिया जाए। और ये भी तय हुआ कि इसको हम रेगुलर इंटरवल पर इस तरह की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो फ्रॉड्स हैं उनके बारे में निर्णय कुछ हो सकें, उसका रिव्यू हो सके। अब ये फ्रॉड जो है बैंकों में, वो कुछ फ्रॉड्स होते हैं कि भाई जिसमें कुछ एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ फ्रॉड्स होते हैं कि लोन ले लिया, फर्जी डॉक्यूमेंट से ले लिया। कुछ ऐसा भी फ्रॉड होता है कि लोन ले लिया, जो सिक्योरिटीज दी गई वो फर्जी थी। यानी कई कैटेगरीज इसके अंदर फ्रॉड्स में रहती हैं। और एक फ्रॉड होता है जो कि आजकल चल रहा है, ऑनलाइन साइबर फ्रॉड जिसको कहा जाता है। अभी आरबीआई ने में पीछे एक डाटा दिया और उसमें कहा कि भाई नंबर ऑफ फ्रॉड जो है वो प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा है और पब्लिक सेक्टर में कम है, लेकिन जो वॉल्यूम है, जो उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा है। और आए दिन खबरें आ रही हैं कि आज सीबीआई ने इस बैंक के अधिकारी के ऊपर चार्जशीट फाइल की, आज इस पार्टी के ऊपर की, आज इस एमडी के ऊपर की। यानी सीबीआई एक्शन में है। अब कौन सा केस सीबीआई के पास जाता है? 3 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक का अगर लोन है तो उसमें स्टॉफ इन्वॉल्वमेंट है तो वो सीबीआई के पास जाता है। 25 से 50 करोड़ का है तो भी सीबीआई का जो सिक्योरिटी सेल है वहाँ जाता है, और 50 करोड़ से ज़्यादा है तो सीधा सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर के पास जाता है। और अगर 3 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो वो लोकल पुलिस अथॉरिटीज जो है उसको हैंडल करते हैं। अब ये फ्रॉड्स की कैटेगरी भी हो गई, क्यों होते हैं ये भी हो गई। अब दूसरा हमारा विषय है वो है घटता स्टाफ। ये दोनों रिलेटेड हैं। कारण क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टाफ कम हो रहा है और पर एम्प्लाई जो बिजनेस है वो उसका लोड जो है बढ़ता जा रहा है। अगर स्टेट बैंक में देखें तो जहां पर एम्प्लाई 2023 में 12.98 करोड़ था, वहीं बढ़कर 13.23 करोड़ हो गया। ऐसे पीएनबी में 23.84 करोड़ था, वो 26.86 करोड़ हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में 29.3
करोड़ था वो 32.53 करोड़ हो गया। ये सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा में है। अब वहाँ स्टाफ ऑलरेडी कम है। अभी पीछे कुछ जानकारी आई कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक रीजन में अगर ज़्यादा एम्प्लॉइज की भर्ती हुई तो 1200 लोगों को वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया, लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता लग गया कि उस बैंक में क्या हालत है, स्टाफ की, काम की, प्रेशर क्या है। तो ये एक पर एम्प्लॉय रिजल्ट बढ़ता जा रहा है, एक एम्प्लॉय कम होता जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जहां 2023 में 52,374 का स्टाफ था वो घटकर 50,564 हो गया। कैनरा बैंक में 84,978 था वो 81,260 हो गया। अब इसमें जो कम हो रहा है उसके अंदर भी कैटेगरीज हैं कि एक तो वो है जो रेगुलर रिटायर हो रहे हैं, कुछ डेथ हो जाती हैं, वो बहुत कम रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको कि बैंक टर्मिनेट कर देता है, निकाल देता है, और कुछ लोग रिजाइन कर जाते हैं। वो रिजाइन करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी बैंकों में इंटरेस्ट जो नौकरी छोड़ने का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है, और उसका कारण भी यही है। अब ये स्टाफ कम हो रहा है, उधर से टारगेट्स ज़्यादा हैं। टारगेट्स होने चाहिए किसी भी संगठन को, इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए। वो एक टारगेट चाहिए, एक गोल चाहिए, लेकिन टारगेट तो अचीव किए जा रहे हैं लेकिन कंप्लायंस नहीं हो रही, ड्यू डिलिजेंस नहीं हो रही, क्योंकि पर एम्प्लॉय बिजनेस ज़्यादा है, टारगेट्स और टारगेट के नंबर ऑफ टारगेट्स अलग अलग कैटेगरी के बहुत ज़्यादा है। तो सारे कर्मचारी, अधिकारी उन टारगेट को पूरा करने में ही लगे रहते हैं और कंप्लायंस जो है पीछे हो जाता है। और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है बैंकों में फ्रॉड होने का भी, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस हो नहीं पाती। जो सावधानियां बरतनी चाहिए, जहां रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए, रेगुलर ऑडिट होना चाहिए, विजिट्स होनी चाहिए लोन सैंक्शन से पहले बाद में, वो नहीं हो पाता क्योंकि बाकी टारगेट्स को पूरा करने के लिए दबाव ज़्यादा रहता है। तो ये तीन जो हमने विषय जो चर्चा की, ये सारे रिलेटेड हैं कि पहला मीटिंग, दूसरा फ्रॉड्स की कैटेगरी और फ्रॉड के होने के कारण स्टाफ, और स्टाफ की कमी के कारण ड्यू डिलिजेंस ना होना और कंप्लायंस ना होना। अब बहुत सारे अधिकारी, एमडी टारगेट्स पूरा करा के बैंक से निकल जाते हैं, लेकिन फंसता कौन है? जो बाद में लोग रह जाते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं और उनके ऊपर एक्शन भी हो जाता है। तो सरकार को, बैंकों को, यूनियन को, सबको इसकी ओर देखने की जरूरत है कि टारगेट्स हों, ऑर्गेनाइजेशन बढ़े, बैंक आगे बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ एक लिमिट हो पर एम्प्लॉय बिजनेस की, ताकि अच्छी तरह से कंप्लायंस हो सके, अच्छी तरह से ड्यू डिलिजेंस हो सके, और ये जो फ्रॉड्स का नंबर और उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है उस पर रोक लगे। ये बात डीएफएस और सीबीआई के अधिकारियों को भी समझने की जरूरत है। अब एक अगला मुद्दा है, वो भी स्विस बैंक से रिलेटेड है। स्विस बैंक की जानकारी भारत सरकार के पास जो आई 2024 का डाटा, वो चौंकाने वाला है कि भारतीयों का जो पैसा है वो एक साल में 3 गुना बढ़ गया है, यानी 37,600 करोड़ रुपया भारतीयों का स्विस बैंक में जमा है। उसमें से बहुत सारा पैसा ऐसा है कि जरूरी नहीं कि वो ब्लैक मनी हो, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो पैसा वहाँ इसलिए रखते हैं कि उसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट हो सके। टैक्स नहीं है,
सरकार को भी भारत की सोचना चाहिए कि इतना पैसा अगर वहाँ ना जाकर देश में लगे, देश के बैंकों के पास रहे, बैंकों के लिक्विडिटी बढ़े, तो बैंक कहाँ प्रॉस्पर कर सकते हैं। तो सरकार यहाँ पर लोगों को पैसा रखने और पैसा कमाने के लिए जो टैक्स का जो बर्डन है उसको अगर कम करती है, तो ये जो सारा पैसा वहाँ जाता है वो देश में ही रहकर देश के विकास में लग सकता है और बैंकों को एक बहुत बड़ा राहत लिक्विडिटी के रूप में मिल सकती है। अब एक और अंतिम विषय के ऊपर बात करते हैं, वो है लॉकर्स एग्रीमेंट। 2021 में रिजर्व बैंक ने एक यूनिफाइड लॉकर एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया और सभी बैंकों से कहा कि इसको जो है आप 31 दिसंबर 2023 तक इसको लोगों से इसको एग्रीमेंट को आप साइन करवा लें। और एग्रीमेंट नया लाने का जो रिजर्व बैंक का पर्पस था कि जो पुराने अलग अलग बैंकों में एग्रीमेंट थे, तो नया एक एग्रीमेंट आ जाए और उसमें कुछ नियमों में बदलाव किया गया कि भाई बहुत बार ये देखा जाता है कि कुछ नेचुरल कैलेमिटी से या बैंक की गलती से कोई अगर नुकसान हो गया, अगर बैंक की उसमें गलती है और आपका लॉकर है और आपका लॉकर डैमेज हो गया या वो कहीं उसमें से नुकसान हुआ, तो बैंक आपके जो साल का जो आपका रेंट है टोटल, उसका 100 टाइम 100 गुना जो है आपको कंपनसेट देता है। तो एक तो ये, दूसरा ये था कि भाई बैंक जब भी लॉकर ऑपरेट होता है वो ग्राहकों को अलर्ट भेजें कि आपका लॉकर ऑपरेट हुआ। अब पहले 31 दिसंबर 2023 थी, 31 दिसंबर 2024 हुई, लेकिन अभी भी वो पूरा टारगेट नहीं हुआ। लगभग 20% ऐसे लोग हैं जिनके नए एग्रीमेंट बैंकों ने ऑब्टेन नहीं कर पाए। उसका कारण कुछ लोग विदेशों में हैं, कुछ का अपना डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ तक जानकारी नहीं पहुंची कि उनका डिटेल बैंकों के पास नहीं रहता है। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक ये सोच रहा है कि अगर एक और उनको नोटिस देकर अगर वो नहीं उसको नए एग्रीमेंट को साइन करते तो उनके लॉकर को सीज किया जाए। इसलिए बैंक जो है रिजर्व बैंक से बात कर उस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि ताकि ये नए लॉकर एग्रीमेंट का काम जो है पूरा हो जाए। तो आज इन्हीं विषयों पर चर्चा थी। आशा है आपको विषय आसान भाषा में समझ भी आए होंगे और अगले एपिसोड में और नए विषयों पर बात करेंगे। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी दें कि इस बैंकिंग की बात को और आगे किस तरह से उसके अंदर सुधार किया जा सकता है ताकि लोगों को बैंकिंग की बात समझने में आसानी हो। नमस्कार, धन्यवाद।